गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के पेपर 3 जिसका CC3 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2, इसके अंतर्गत एक विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है गुप्त साम्राज्य का पतन, डाउनफॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्त साम्राज्य के विषय में हम लोगों ने आपको पहले बताया है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बाद उसे विकसित और साम्राज्य को विस्तार करने का प्रमुख कार्य समुद्रगुप्त के द्वारा संपादित किया गया और उसके साम्राज्य विस्तार के पश्चात उसके अगले शासक जो हुए वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति अर्जित की और उस काल की समृद्धि को देखते हुए कुछ इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग तक की संज्ञा दे दी। और इसके पश्चात जितने भी शासक गुप्त शासक हुए वे कुछ हद तक योग्य थे, लेकिन आने वाले शासकों में इस विशाल साम्राज्य को संभाल के रखने की योग्यता न रही और इसका पतन हो गया। इसके पतन में कई कारक शामिल थे और इसके पतन के कारणों को हम एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या कारण रहे जिसके कारण गुप्त साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य अचानक समुद्रगुप्त के अथक प्रयासों से जो इतना विशाल और विस्तृत साम्राज्य कायम हुआ था और विक्रमादित्य के काल में वो उसके पराक्रम से स्वर्ण युग की आभा बिखेरता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन आगे चलकर वह किन कारणों से पतन की गर्त में समाया। तो चलिए इसी विषय को हम प्रारंभ करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्वर्ण युग की उपमा से सुशोभित गुप्त साम्राज्य 2 शताब्दियों तक अपनी आभा बिखेरता हुआ अचानक बिखर गया। डॉक्टर RC मजुमदार ने भी गुप्त साम्राज्य के पतन पर प्रकाश डालते हुए कहा है, इस काल के पतन में वही कारक उत्तरदायी थे जो पूर्वकालीन मौर्य साम्राज्य और परकालीन मुगल साम्राज्य के लिए थे। समीक्षा में गुप्त साम्राज्य का पतन विभिन्न कारणों का परिणाम था, न कि किसी विशेष कारण का। विभिन्न कारणों का अलग अलग विवेचना करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन कारणों ने गुप्त साम्राज्य के पतन में कितना योगदान दिया है। सामान्यतः गुप्त साम्राज्य के पतन में निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और वे कारण कौन कौन सी हैं आप उनको अलग से नोट कर लीजिए। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, दूसरा कारण महत्वपूर्ण जो है वह है शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप। तीसरा कारण है आपका उच्च पदों का अनुवांशिक होना। चौथा, प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार। पांचवा, बाह्य आक्रमण। छठा, बौद्ध धर्म का प्रभाव आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे कारक हुए जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। चलिए एक एक करके हम सभी कारणों को देखेंगे। जिस गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त जैसे योग्य तथा कुशल शासक ने डाली तथा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने अपने दिग्विजय अभियान के द्वारा उस साम्राज्य का विस्तार दक्षिण के समुद्र तट से लेकर उत्तर में हिमालय तक फैलाया, वही साम्राज्य
अपने परवर्ती काल में निर्बल तथा अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण पतन की ओर उन्मुख होने लगा। वैसे स्कंदगुप्त के शासनकाल तक यह साम्राज्य अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन उसके बाद में यह साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा। गुप्त साम्राज्य के पूर्ववर्ती शासक, चाहे वह समुद्रगुप्त रहा हो या चंद्रगुप्त, यहां तक कि रामगुप्त भी अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रहा। स्कंदगुप्त तो साम्राज्य की रक्षा के लिए हुणों से टक्कर तक लिया और उनका नाश किया, लेकिन इसके बाद जितने भी शासक हुए वे सभी अयोग्य तथा स्वार्थी थे। वे आपसी विद्वेष भाव तथा वैमनस्य की भावना से ग्रस्त थे, जबकि तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां वीरता, पराक्रम तथा कार्यकुशलता की अपेक्षा कर रही थी। लेकिन गुप्त शासकों में इन गुणों का अभाव था। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन संघात्मक व्यवस्था का द्योतक था। अनेक सामंत जैसे मोखरी, वर्मन, मैत्रक आदि गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे, लेकिन जब केंद्रीय सत्ता मजबूत थी तब तक तो ये उसके अधिकार को स्वीकार किए, लेकिन उत्तरवर्ती काल में जब गुप्त साम्राज्य की केंद्रीय व्यवस्था कमजोर होने लगी तब ये लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए सिर उठाना शुरू किए और अंततः अलग अलग राज्यों में विभक्त होने लगे और स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगे। साथ ही प्रशासन में व्याप्त सामंती व्यवस्था ने इन सामंतों को स्वतंत्र होने के लिए सहायता पहुंचाई। गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषता उसका वंशानुगत होना था। प्रशासन के विभिन्न ऊंचे ऊंचे पद प्रायः वंशानुगत हुआ करते थे। आनुवांशिक व्यवस्था का सबसे कमजोर पक्ष यह था कि कभी कभी इसके द्वारा अयोग्य व्यक्ति भी इन पदों पर आसीन हो जाते थे, जो प्रशासन के लिए घातक होता था। ऐसी स्थिति में जब गुप्त साम्राज्य अपने उत्तरवर्ती अवस्था में पहुंचा तो उसे नियंत्रित करने वाले सम्राट तथा मंत्री दोनों अयोग्य साबित हुए, जो साम्राज्य के विखंडन में सहायक तत्व साबित हुआ। गुप्त साम्राज्य प्रशासन की सुविधा के लिए केंद्र, प्रांत तथा भुक्तियों में बटा हुआ था। केंद्र में प्रशासन का संचालन राजा स्वयं मंत्रियों की सहायता से करता था, लेकिन प्रांतों का शासन
सामंतों द्वारा संपादित होते थे। ये सामंत अपने अपने प्रांतों में स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करते थे तथा सम्राट की भांति ही सुख सुविधाओं का उपभोग किया करते थे। इन्हें सेना रखने तथा अपने अधिकार क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार प्राप्त था। साथ ही अग्रहार की प्रथा ने भूमिधर सामंतों की वृद्धि में सहयोग किया, जो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस व्यवस्था से जहां एक और राज्य की आय में ह्रास हुआ, वहीं दूसरी तरफ दानग्रही व्यक्ति सामंत का रूप धारण कर अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहने लगा। प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल स्वयं करने लगा। इससे कर्मचारियों की आस्था अपने राज्यपालों के प्रति होने लगी, न कि अपने सम्राटों के प्रति। अतः सम्राट के प्रति कोई उत्तरदायित्व न होने के कारण समयांतराल के पश्चात अनेक सामंतों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने तथा विद्रोह जैसे विघटनकारी कार्य की ओर उन्मुख हुए। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन में इन प्रांतपतियों का विशेष योगदान रहा। बाह्य आक्रमण भी साम्राज्य के पतन के लिए एक विशेष कारक सिद्ध हुए। इन आक्रमणों में हुणों के आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका आक्रमण तो कुमारगुप्त के शासनकाल में ही आरंभ हो गया था, लेकिन स्कंदगुप्त के शासनकाल तक उसने अपने पुरुषार्थ से इनकी शक्ति को खंडित किया। लेकिन स्कंदगुप्त भी उनके उत्तरी पश्चिमी सीमा को जीतकर सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। ऐरन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पूर्ण नरेश तोरमान ने गुप्त साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था तथा गुप्त साम्राज्य का राज्यपाल धान्य विष्णु ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। हुन शासक मिहिर कुल का भी आक्रमण का उल्लेख बालादित्य के काल में मिलते हैं, लेकिन मिहिर कुल इस अभियान में असफल हुआ तथा बंदी बना लिया गया, लेकिन उसे पुनः छोड़ दिया गया। यह गुप्त शासकों की अदूरदर्शिता का द्योतक है। विद्वानों के अनुसार हुण आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन में सबसे प्रबल कारक सिद्ध हुआ। यहीं से स्वतंत्र राज्य की स्थापना तथा साम्राज्य के विखंडन की नींव पड़ी। प्राचीन भारत की मुख्य विशेषता यहां की बहुधर्मिता थी। गुप्त साम्राज्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गुप्त शासकों ने
प्रारंभ में वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, लेकिन परवर्ती शासकों ने बौद्ध तथा जैन धर्म को प्रश्रय दिया। वैष्णव धर्म को स्वीकार करने वाले सम्राट दिग्विजय अभियान द्वारा अपने साम्राज्य की विशालता को स्थापित किया। इसका उदाहरण हमें समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वारा किए गए विजय अभियानों से मिलते हैं। समुद्रगुप्त ने जहां साम्राज्य की सीमा दक्षिण तक फैलाई, दूसरी तरफ हिमालय तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य को भयमुक्त बनाया। यहां तक कि धर्म गुप्त साम्राज्य के ह्रास के लिए भी उत्तरदायी नहीं हो सकी। लेकिन कुमारगुप्त के शासनकाल में बौद्ध तथा जैन धर्मों में लोगों की आस्था होने लगी। साम्राज्य विस्तार की जगह लोगों ने अहिंसा पर जोर दिया। अब गुप्त शासक पृथ्वी विजय के स्थान पर पुनर्जन्म की चिंता करने लगे। राज्य में चैत्य और विहारों को बनवाने में लोग अपना गौरव समझने लगे, जिससे स्पष्ट होता है कि अब उनकी युद्ध प्रियता नष्ट होती जा रही थी। जिस समय साम्राज्य पर हुणों का आक्रमण तथा आंतरिक कलह की व्यवस्था से साम्राज्य डावाडोल हो गया था, उस समय बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त बौद्ध धर्म के प्रभाव में डूबे रहे। उनका ध्यान साम्राज्य तथा सैन्य बल की ओर से हटकर धर्म की ओर उन्मुख हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में गुप्त साम्राज्य का विखंडन हो जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। गुप्त साम्राज्य के उत्तरवर्ती अवस्था में अनेक नई नई शक्तियों का उदय होना भी इस साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। जैसे थानेश्वर में वर्धन, कन्नौज में मखौरी, कामरूप में वर्मन तथा मालवा में यशोवर्मन। इन नए शासकों में से सबसे अधिक गुप्त साम्राज्य पर चोट यशोवर्मन ने पहुंचाया। इसने अनेक बार गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए और उसके अधिकांश भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इस समय कोई भी ऐसा शक्तिशाली गुप्त शासक नहीं था जो मालवा के यशोवर्मन का उचित मुकाबला कर सके। इस तरह से हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य के पतन में अनेक कारकों का योगदान रहा। अब निष्कर्ष में हम पाते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन में किसी एक कारण का योगदान नहीं रहा, बल्कि उपयुक्त सभी कारकों ने मिलकर गुप्त साम्राज्य को जड़ को गहराई तक काट दिया और उसके ऊपर जो स्वर्ण युग की उपमा लगी हुई थी उसको विनिष्ट कर दिया। इन सभी कारणों के कारण गुप्त साम्राज्य
का अंत हो गया। इस प्रकार हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। उम्मीद है कि गुप्त साम्राज्य के पतन से संबंधित सारी शंकाएं आपकी मिट गई होंगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे कमेंट में भेज सकते हैं। हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।